गुड मॉर्निंग गर्ल्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्कोप ऑफ ईआरपी तक किया था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर ऑफ ईआरपी। तो ईआरपी के दो स्ट्रक्चर्स हैं या दो आर्किटेक्चर हैं। पहला है 2 tier आर्किटेक्चर और दूसरा है 3 tier आर्किटेक्चर। तो अगर मैं सबसे पहले 2 tier आर्किटेक्चर की बात करता हूँ, यहाँ पर हमारा एक ही सर्वर है जो एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर दोनों की तरह काम कर रहा है, और क्लाइंट इस पर्टिकुलर सर्वर पे अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता है, अपने इनपुट्स देता है, और एप्लीकेशन सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। फिर उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो डेटाबेस सर्वर से या उस डेटाबेस से फेच करके उसके रिपोर्ट्स बना के या प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको वापस क्लाइंट को सेंड कर देता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ 2 tier आर्किटेक्चर। लेकिन जब बात 3 tier आर्किटेक्चर की होती है तो क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में एक तीसरा सर्वर काम कर रहा होता है, दैट इज एप्लीकेशन सर्वर। क्लाइंट इस एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होता है, इस एप्लीकेशन सर्वर पे अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता है। इस रिक्वेस्ट के रिगार्ड्स में जो डेटा सर्च करना है वो एप्लीकेशन सर्वर सर्च करता है या वो रिक्वेस्ट सेंड आउट करता है डेटाबेस सर्वर को। डेटाबेस सर्वर उस रिक्वेस्ट पे वर्क करता है और जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको प्लेस करता है वापस एप्लीकेशन सर्वर को, और एप्लीकेशन सर्वर उसे वापस रीसेंड करता है हमारे क्लाइंट को। दिस इज योर 3 tier आर्किटेक्चर। क्लियर? नाउ विल कम टू एलिमेंट्स ऑफ ईआरपी। ईआरपी के अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ईआरपी आर्किटेक्चर। लास्ट प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने जो ईआरपी में देखा था, हम लोगों ने फीचर्स ऑफ ईआरपी, वो भी कई जगहों पर आपको एलिमेंट्स ऑफ ईआरपी के फॉर्म में मिलेंगे। वो एलिमेंट्स ऑफ ईआरपी हैं और ये एलिमेंट्स ऑफ ईआरपी आर्किटेक्चर है। तो यहाँ जो सबसे पहली चीज है दैट इज योर रिपोजिटरी। व्हाट इज रिपोजिटरी? रिपोजिटरी इज मेटाडेटा ऑफ बिजनेस। मेटाडेटा मीन्स एनी jargon और एनी वर्ड और एनी थिंग विच इज यूज इन बिजनेस। जो भी हम वोकेबलरी यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर जॉट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ताकि फर्दर कोई अगर नया एम्प्लॉय आ रहा है या प्रोजेक्ट में कोई चेंज हो रहा है तो वो उसे आसानी से समझ सके। तो ये ओवरऑल बिजनेस के सारे प्रोसेसेस, वर्ड्स या जितनी भी चीज़ें उनको यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद आता है जीयूआई ड्राइवर। एज अ क्लाइंट और एज अ यूज़र मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से किसी जीयूआई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम किसी ड्राइवर पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है विंडोज़ इंटरफेस। हम विंडोज़ इंटरफेस के थ्रू उससे कनेक्टेड हैं। क्लियर? तो ऐसे ही कई जीयूआई ड्राइवर्स हैं। हम जिस तरीके का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे हम उसका ड्राइवर भी यूज़ करेंगे। लॉजिक सर्वर की बात करूं तो लॉजिक सर्वर एक ऐसा इंटरमीडिएटरी सर्विस है जो वेब पे काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं क्लाइंट हूं और मेरा जो पर्टिकुलर सर्वर है वो वेब सर्वर है, तो यहाँ पर लॉजिक सर्वर यूज़ होगा जो मेरे इस वेब पोर्टल से मुझे कनेक्ट करेगा और मेरे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करेगा प्रॉपरली। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है ये मेंटेन रखेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज डीबीएमएस। यहाँ पर आरडीबीएमएस यूज किया गया है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डीबीएमएस के बारे में जानते हैं। जनरली हम सब बात करते हैं कि डेटाबेस बनता है, डेटाबेस बनता है। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इसको हम कैसे हैंडल करते हैं? हम हैंडल करते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इस डेटा को प्रॉपरली हमारे लिए मैनेज करता है। इसका एडवांस फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं और ये टेबल्स इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड होती हैं। इन डीबीएमएस या आरडीबीएमएस को हैंडल करने के लिए हमें डेटाबेस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता है कोई भी अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस कंप्यूटर को समझने के लिए, उस कंप्यूटर को अपने कमांड्स देने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, दैट इज़ द ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। तो यहाँ पर भी हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कंफर्टेबल विथ माई ईआरपी। क्लियर? नाउ कम्स फेजेस। फेजेस में सबसे पहला फेज होता है प्री सिलेक्शन स्क्रीनिंग। प्री सिलेक्शन स्क्रीनिंग में हम डिफरेंट वेंडर्स के जो ईआरपी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ईआरपी प्रोडक्ट है जो हमारे लिए फीजिबल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी मैक्सिमम प्रोसेसेस को हैंडल कर पा रहा है।
फिर आता है पैकेज इवैल्यूएशन। उस पैकेज को या जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें हम चेक करते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें यूज़ करने, कौन से मॉड्यूल्स हमें डिस्कार्ड करने हैं। और ये डिपेंड करता है और सॉरी इसी पे डिपेंड होता है हमारा सक्सेस और फेलियर रेट। अगर हमने सही मॉड्यूल सेलेक्ट नहीं किए तो हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा। ये भी हमें देखना होता है कि जो डिफरेंट पैकेजेस हमारे में पहले से चल रहे हैं वो इस पर्टिकुलर ईआरपी सॉल्यूशन से इंटीग्रेट हो पाए। अगर नहीं हो पाएंगे परफेक्टली इंटीग्रेट तो हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। फिर आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन से मॉड्यूल को कब इंस्टॉल कर रहे हैं, कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसको कितना टाइम दे रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेसेस को हैंडल की जा रही हैं, ये चीज़ें हमारी आती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में। फिर आता है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस की बात करें तो गैप एनालिसिस में हम जो हमारी प्रोसेस और इस पर्टिकुलर ईआरपी सॉल्यूशन में डिफरेंसेस हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उनमें ये चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम चेंज करेंगे। प्रोसेसेस में ही मोस्टली हम मोल्डिंग करते हैं क्योंकि ये जो हमारे ईआरपी सॉल्यूशंस हैं ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द कोड, क्योंकि अगर कोड चेंज होता है तो कहीं ना कहीं इनकी इंटरडिपेंडेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है। और दूसरा जो गैप एनालिसिस इसलिए भी किया जाता है कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनको हम कितना ज़्यादा मोल्ड कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन है उनको किस तरीके से हम समझा सकते हैं कि ये काम हो रहा है। यही काम री इंजीनियरिंग में भी आता है क्योंकि री इंजीनियरिंग में हमारे जो पुराने वर्कर्स हैं या जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी तक प्रोसेस को नॉर्मली वर्क कर रहे थे, मैनुअली वर्क कर रहे थे या डिफरेंट तरीके से काम कर रहे थे, उनको ये समझाना, उनको मोल्ड करना कि ये पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से हमको प्रोसेस को किस तरीके से हैंडल करना होगा या क्या चेंजेस करने होंगे। होता क्या है कि जो बहुत पुराने वर्कर्स हैं, जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से मोल्ड करना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो उस केस में रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं। तो एक मेरी कंपनी का बहुत बड़ा असेट हम लूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये री इंजीनियरिंग में आता है। क्लियर। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हम अपने फंक्शनल एरिया पे ईआरपी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से हम उसको चेक करें कि हमारी कौन सी प्रोसेसेस पहले आएंगी, कौन सी प्रोसेसेस बाद में आएंगी, ये कॉन्फ़िगर किया जाता है यहाँ पर। देन जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन टीम है जो ईआरपी को इम्प्लीमेंट करेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ट्रेन करते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को किस तरीके से हैंडल करना है, कितना मोल्ड करना है, कौन सी प्रोसेस पहले होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में होगी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसेस कब होगा। ये सारी चीज़ें हम अब उस इम्प्लीमेंटेशन टीम को ट्रेन करेंगे। उसके बाद जब ये ट्रेनिंग होती है तो इम्प्लीमेंट करते हैं हम। इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हम टेस्टिंग करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ईआरपी हम यूज़ कर रहे हैं ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, प्रोसेस जो हम लोग ने मोल्ड किए हैं, जो प्रोसेस चेंज किए ये सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जब टेस्टिंग कर लेते हैं तो हम लाइव होते हैं और लाइव होने से पहले हम एंड यूज़र को ट्रेन करते हैं कि एंड यूज़र को ये मालूम रहे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे काम। उन्होंने जो प्रोसेसेस अभी तक नहीं देखी थी उन प्रोसेसेस को वो कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ें हम उन्हें ट्रेन करते हैं। उसके बाद हम लाइव होते हैं। लाइव मीन्स अब हम इस ईआरपी पैकेज को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, यानी अब अगर कोई एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ रही है, ईआरपी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ पर चेक की जाती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ आ जाती है रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। लीड टाइम क्या है? ऑर्डर मिलने से लेकर हम जो हमने अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो हमें जो प्रोडक्ट जब तक रिसीव हो रहा है तो वो जो टाइम डिफरेंस होता है दैट इज़ द लीड टाइम, और इसको हम कंट्रोल करते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। ये कि अब ऑर्डर हमारे पास आया है, हम तुरंत उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्डर के रिगार्ड्स में मटेरियल है तो हम तुरंत यूज़ करेंगे, तो हमारा लीड टाइम थोड़ा सा कम होता है क्योंकि सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ऑन द गो हैं। फिर ऑन टाइम शिपमेंट है। ऑन टाइम शिपमेंट में अगर हम देखें तो जनरली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होता है मेड टू ऑर्डर, एक होता है मेड टू शेल्फ। मेड टू ऑर्डर क्या है कि हम जब ऑर्डर आ रहा है तब उसको हम बना रहे हैं, और मेड टू शेल्फ क्या है कि हम बना के उसको रखते जा रहे हैं। तो अब दोनों ही केसेस में हम बात करें तो मेड टू ऑर्डर में हम ये काम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ऑन टाइम शिपमेंट, मेरे पास जैसे ही ऑर्डर आया मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दे दिया और वहाँ से
तुरंत उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई और वर्कआउट हो गया। ठीक है, जब मेड टू शेल्फ है तो मुझे ये चेक करना है कि नियरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मेरे पास कितना स्टॉक है। अगर वहाँ स्टॉक नहीं है तो नियरेस्ट स्टॉकिस्ट कौन सा है, वहाँ से स्टॉक लेके मैं क्लाइंट तक पहुँचाऊँगा। दैट इज़ ऑन टाइम शिपमेंट। रिडक्शन इन साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है, जब रिसिप्ट हो रहा है मेरे पास ऑर्डर और जब मैं उसको डिलीवरी दे रहा हूँ तो उसके बीच का ये जो टाइम है, ये जो कंप्लीट टाइम है, दैट इज़ माई साइकिल टाइम, कि रिसिप्ट मिलने से लेके उसको डिलीवरी होने तक। तो ये मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट भी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन ही मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इन सबको प्रोसेस भी कर दे रहा हूँ, और जैसे ही ये चीज़ें हो जा रही हैं तुरंत मैं उसको डिस्पैच कर रहा हूँ। मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी यहीं पर काम कर रहा है। क्लियर? रिसोर्स यूटिलाइजेशन मेरा इंप्रूव होता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे इंप्रूव हो रहा है, मेरे मैन पावर मेरे पास वहीं पर है, इन्वेंट्री मेरे पास वहीं पर है, तो मुझे जिसकी भी जैसे रिक्वायरमेंट पड़ रही है मैं उसको एज इट इज़ तुरंत यूज़ कर पा रहा हूँ, तुरंत वहीं से उसको बता पा रहा हूँ कि अब आपको ये काम करना है या इस मटेरियल का ये यूटिलाइजेशन है। अगर इन्वेंट्री में कम हो रहा है तो मैं तुरंत ऑर्डर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कम हो गई तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा। बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। रीज़न कि अगर कस्टमर के लिए लीड टाइम, उसका साइकिल टाइम कम हो रहा है, उसको जल्दी मिल रहा है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है हम उसको वहीं पर ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो सेटिस्फाई होता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा भी रहता है। सप्लायर परफॉर्मेंस। इन्वेंट्री का रोल यहीं पर है कि इन्वेंट्री अगर मुझे दिख रही है कम है तो मैं तुरंत सप्लायर को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। ऑनलाइन मैसेज उसके पास जल्दी पहुँच रहा है, रिसिप्ट उसके पास जल्दी पहुँच रहा है, इनवॉइस जल्दी बन रहा है, तो वो भी मुझे डिलीवरी जल्दी कर पाएगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। पहले भी हम लोग ने देखा कि फ्लेक्सिबल है, ये मल्टीलिंगुअल है, मल्टी करेंसी वाला है, प्लस इसके साथ ये भी है कि अगर हम प्रोसेसेस और ऐड कर रहे हैं, हम चीज़ों को और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये ईजिली उनको इंटीग्रेट करता है, ईजिली उनके साथ मोल्ड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर? क्वालिटी कॉस्ट में कम इसलिए क्योंकि मैं ऑनलाइन ही जब सारी चीज़ें चेक कर पा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ, तो उनकी क्वालिटी भी मैं वहीं पर चेक कर पा रहा हूँ। क्वालिटी रिलेटेड जो मेरे इश्यूज थे मैं उनको ऑनलाइन ही हैंडल कर ले रहा हूँ, तो मुझे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मिलती है जहाँ पर मैं अपनी क्वालिटी को फ्यूचर में भी मेंटेन कर पाता हूँ। तो इससे क्वालिटी पे जो मेरी कॉस्ट पहले आ रही थी वो थोड़ी रिड्यूस होती है, मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। येस, जब मैं बात करता हूँ ईआरपी की, तो ईआरपी में क्या है कि जैसे ही मेरे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन में अपडेशन हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी भी अप टू डेट है। सेंट्रलाइज डेटाबेस है, मल्टी कॉपी नहीं मिलेगी, सिंगल कॉपी होगी, तो एक्यूरेट डेटा होगा, और अगर एक्यूरेट डेटा है तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। रीज़न, एक्यूरेट डेटा है, मुझे बहुत ज़्यादा उसको एनालिसिस नहीं करना है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, समराइज्ड है, उसके रिगार्ड्स में जितनी एनालिसिस हो सकती थी सारी एनालिसिस रिपोर्ट्स मेरे पास रखी हैं, तो मुझे सिर्फ उनके जो वेरियस ऑप्शंस हैं उन पे वर्क करना है। एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंट होने में। रीज़न, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इम्प्लीमेंटिंग चेंज में डिफ़िकल्टी है। रीज़न, मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं इसके कोड्स में कुछ चेंज करूँगा तो इसकी इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आती है, फिर ये एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं कर पाता है। फिर थर्ड इज़ डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेटिंग विद अदर सिस्टम्स। अगर मैं कोई और इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से, तो उसके साथ इसको कोप अप करना उतना आसान नहीं होता। एक तो डिफरेंट वेंडर्स के होते हैं, प्लस ये खुद में अपना बहुत ज़्यादा वास्ट है, सारी चीज़ें इसके पास होती है, तो ये दूसरे सिस्टम के साथ या दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ईजिली इंटीग्रेट नहीं करता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है इंटीग्रेट करना, इन्फॉर्मेशंस की रिपोर्ट्स को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत हम इंटीग्रेट करा सकते हैं, लेकिन 100% इंटीग्रेट फिर भी नहीं करा सकते। रिस्क इन यूजिंग वन वेंडर। वाई? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मैं एक वेंडर पे डिपेंडेंट हूँ तो क्या होगा, जब उसके पास प्रोजेक्ट मैंने उसको दे दिया तो कई बार वो लेथार्जिक हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं बात को, और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वर्कलोड का प्रॉब्लम बताते हैं, डेटा को सही से एनालाइज नहीं करते हैं, तो ये एक चीज़ें आती हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम एएमसी दूसरे वेंडर को प्रोवाइड कर देते हैं, तो दोनों के पास एक कंपटीशन रहता है, तो मुझे एक अच्छा काम मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन फेलियर इसलिए इसका हाई है, रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्रोसेसेस को मैंने सही से नहीं जज किया, अपने मॉड्यूल्स को सही से जज नहीं किया प्रोसेसेस के हिसाब से, तो वो सही से इंटीग्रेट नहीं होगा और
प्रॉपर वर्किंग नहीं मिलेगी. दैट्स वाई रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेलियर बहुत ज़्यादा रहता है. गर्ल्स, दिस इज ऑल फॉर ERP. अगर ERP के रिगार्ड्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू.